धवल राजपूत ने अपनी छोटी बहन नित्या से कॉलेज के सामने गाड़ी रोकते हुए पूछा, कितनी देर लगेगी तुम्हें? अपने बालों को सेट करती वो नीचे उतर गई। बस 10 मिनट, अभी किसी से उसके नोट्स मांग कर ले आऊंगी, नित्या ने कहा तो धवल ने नापसंदगी से सिर झटक दिया। मांग कर क्यों लाने हैं? कॉलेज में दाखिला इसलिए तो नहीं दिलाया कि इम्तिहानों के नज़दीक तुम दूसरों के नोट्स मांगती फिरो? अपने नोट्स क्यों नहीं तैयार किए? उसकी बात पर नित्या ने ऊप से सिर हिलाया। ओह गॉड भाई, मुझसे नहीं होती ये बोरिंग बोरिंग किताबों की पढ़ाई। शुक्र है कि कॉलेज में मेरा आखिरी साल है। इसके बाद आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी शादी कर देंगे। आपके कहने पर ही ये इंटर कर लिया, लेकिन अब आगे की पढ़ाई मुझसे नहीं होती और ना ही मुझसे ये नोट्स बोर्ड्स बनते हैं। बस पढ़ाई को बाय बाय बोलकर शादी करूँगी और ज़िंदगी के ऐश काटूंगी। अभी कोई बेवकूफ़ स्टूडेंट मिलेगा जिसने अपने सारे नोट्स वक्त से पहले ही रट रखे होंगे। देखिएगा कैसे 2 थप्पड़ लगाकर उससे नोट्स लेकर आती हूँ। एक घमंड से कहती हुई वो गाड़ी से नीचे उतरी थी। धवल ने विंड स्क्रीन पर नज़र जमाकर एक बार फिर नापसंदगी से अपना सर झटक दिया था। उसे अपनी बहन की कुछ आदतें बिल्कुल पसंद नहीं थीं, लेकिन छोटी और लाडली होने की वजह से वो उसे कुछ नहीं कहता था। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद वो बाहर के नज़ारों में मगन हो गया। वो बार बार घड़ी में वक्त देख रहा था। नित्या को हवेली वापस छोड़ने के बाद उसे बेहद अहम पंचायत में भी जाना था और वो जानता था उसके बिना पंचायत अधूरी है, क्योंकि फैसले तो वही करता था। कई जमींदार उसका नाम सुनते ही कांपने लगते थे। जमींदार धवल राजपूत, जिसकी भौंकी एक हल्की सी हरकत पर बड़े बड़े फैसले हो जाया करते थे। ये क्या बदतमीजी है? शक्ल से तो तुम इतने घटिया खानदान की नहीं लगती। जैसी हरकतें कर रही हो। एक तेज स्त्री स्वर सुनाई दिया तो धवल राजपूत ने चौंक कर आवाज़ की ओर देखा और अगले ही पल उसके माथे पर सिलवटें उभर आईं। सामने ही नित्या खड़ी थी, मगर ये आवाज़ नित्या की नहीं थी। ये दूसरी लड़की की आवाज़ थी जो नित्या से उलझ रही थी। ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना, ये नोट्स मेरे हैं। अभी कुछ देर पहले मैं यहाँ रख कर गई थी। अब वापस आई हूँ तो ये तुम्हारे हाथ में है। वापस करो मेरे नोट्स मुझे, वरना अभी पुलिस को बुलवाकर तुम्हें अंदर करवा दूंगी। जानती नहीं हो मेरा नाम क्या है? नित्या जोर जोर से चिल्ला रही थी, जबकि सामने खड़ी लड़की के चेहरे पर हैरानी के साथ साथ अब गुस्सा भी नजर आ रहा था। धवल ने बेख्तियार अपने दरवाजे का लॉक खोला और नीचे उतर आया। कोई शर्म नाम की चीज़ है तुम्हारे अंदर या नहीं? नोट्स के ऊपर बाकायदा मेरा नाम लिखा हुआ है और ये नोट्स मेरे हैं। इम्तिहानों के वक्त अगर तुम्हारे पास नोट्स नहीं है तो भिखारी बनकर मांग लो। तुम्हारी हालत पर तरस खाते हुए कोई न कोई तुम्हें नोट्स दे ही देगा, लेकिन किसी और की मेहनत चुराने की ज़रूरत नहीं है। और अपने ऊंचे ख़ानदान का घमंड भी अपने पास रखो। वो लड़की भी कुछ कम नहीं थी। हवेली की बिगड़ी हुई नवाबजादी नित्या का मूड और बिगड़ गया। भला किसी में इतनी हिम्मत कि उसे जवाब दे? गुस्से के मारे नित्या का दायां हाथ उठते देख धवल ने जल्दी से अपने कदम आगे बढ़ाए थे, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही तूफान आ चुका था। सामने खड़ी उस सुनहरी आंखों वाली लड़की ने नित्या का उठता हाथ रोककर अपने हाथ से उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अपनी दौलत का रौब किसी और को जाकर दिखाना। वो इतना कहकर मुड़ी ही थी कि धवल की आंखों में खून उतर आया। उसकी छोटी बहन को किसी मामूली सी लड़की ने उसके सामने ही थप्पड़ मार दिया था। वो तेजी से सामने आया। वो लड़की जो अपनी रौ में फाइल सीने में लगाए मुड़ रही थी, सीधे उसी से टकरा गई। आंखें नहीं है क्या? या अपने इस रिश्तेदार की तरह तुम भी आंखें माथे पर रखकर घूमते हो? उसने धवल को गाड़ी से निकलते देखकर पहचान लिया था कि वो नित्या का ही कोई रिश्तेदार है। कुछ देर पहले नित्या उसी गाड़ी की तरफ इशारा करके उसे अपनी दौलत का रौब दे रही थी। धवल का खून खौल उठा। उसने सिर तक पांव तक लड़की को गौर से देखा था। मुश्किल से 18 साल की उम्र, लंबा कद, सुनहरी आंखों में छलकता हुआ गुस्सा और माथे पर आई बालों की एक लट जिसे वो बार बार पीछे की ओर कर रही थी। थोड़ी झुंझलाई हुई सी भी लग रही थी। गर्मी के कारण उसका चेहरा तप रहा था। एक नज़र में ही धवल को अंदाजा हो गया कि वो किसी ऊंचे घराने से नहीं थी। यूनिफॉर्म पुराना सा था और पैरों के जूते भी घिसे पिटे। माफ़ी मांगो मेरी बहन से। किस हक से तुमने उसे थप्पड़ मारा है? धवल राजपूत ने उंगली उठाकर रागिनी को धमकाना चाहा, मगर सामने खड़ी लड़की की आंखों में तो जैसे डर की कोई परछाई ही न थी। वरना क्या, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। जिस कदर बिगड़ी हुई आपकी बहन है ना, वैसे ही आप भी हैं। शर्म नहीं आती आप जैसे लोगों को? 4 पैसे जेब में क्या आ गए तुम्हारे? खुद को भगवान ही समझने लगे आप दोनों। ये पैसे भी यकीनन किसी का हक मार कर ही जमा किए होंगे।
उसकी आवाज़ में गहरा तंज था और धवल को यूं लगा जैसे ज़मीन आसमान घूम गए हों। ये लहजा, ये रवैया उसने आज से पहले कभी नहीं सुना था। नित्या पास ही खड़ी सिसक रही थी। धवल का जी चाहा उस छोटी सी लड़की को उठाकर जमीन पर दे मारे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, अचानक उसकी जेब में रखा मोबाइल बजने लगा। अम्मा जी की कॉल आ रही थी। उसने झट से मोबाइल निकाल कर कॉल रिसीव की और उसी पल सामने खड़ी लड़की ने अपना रुख मोड़ा और तेज तेज कदमों से वहाँ से चली गई। भाई, आपने उसे जाने क्यों दिया? गोली क्यों नहीं मार दी? उसने मुझे थप्पड़ मारा है, नित्या चिल्लाई तो धवल ने सिर झटकते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे वापस गाड़ी में बिठा दिया। जो नोट्स चाहिए मुझे बता दो, मैं अरेंज करवा दूंगा, और इन हरकतों को छोड़ दो तुम। नित्या को सख्ती से डांटते हुए वो गाड़ी स्टार्ट कर रहा था, ये जाने बिना कि हवेली में एक नई कयामत उसका इंतजार कर रही थी। उसने अम्मा जी का कॉल नहीं उठाया था। पूरे रास्ते अम्मा जी की बार बार आती कॉल्स को वो अनदेखा करता रहा। यकीनन अम्मा जी उसे हवेली बुला रही थी, क्योंकि आज गरिमा के घर वालों की दावत थी। अपनी बीबी का ख्याल आते ही एक नीम सी कड़वाहट धवल के गले में उतर आई थी। उसने जानबूझकर गाड़ी शहर की अलग अलग सड़कों पर घुमाई ताकि घर में चल रही पार्टी से बच सके। हवेली से आने वाली कॉल्स को वो लगातार इग्नोर करता रहा, यहाँ तक कि शाम हो गई। और जब उसने हवेली के सामने अपनी गाड़ी रोकी तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। लगता था पूरा शहर जैसे उनकी हवेली के पास उमड़ आया हो। गाड़ियों की एक लंबी कतार थी और नौकरों की भागदौड़ बता रही थी हवेली में बहुत कुछ भयावह हो गया है। वो बेख्तियार गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा था। क्या हुआ है हवेली में? गार्ड्स को देखते ही वो जोर से दहाड़ा और उसी पल उसकी सांसें जैसे थम गईं। माफ़ कीजिएगा मालिक, आपके पापा जी को एक गरीब किसान ने दरांती मारकर। संजू बाबा की बात सुनकर धवल को यूं लगा जैसे धरती फट गई हो और वो उसमें समा जाएगा। वो अविश्वास भरी निगाहों से संजू बाबा को देखता रहा। नित्या भी मुंह पर हाथ रखे अंदर की ओर भागी थी। जब संजू बाबा की बात उसे समझ आई तो वो बेकाबू होकर हवेली के अंदर की ओर दौड़ पड़ा। उसे आता देख बहुत से लोगों ने रास्ता छोड़ दिया था। हवेली के बड़े से आंगन के बीचों बीच पापा जी की बेजान बॉडी रखी हुई थी। लगता था जैसे सारा खून उनके जिस्म से निचुड़ गया हो। उनकी धुंधली सी आंखें खोली हुई थीं। धवल का दिल एकदम से कसकर भेज गया। किसने किया ये? उसकी आवाज़ में बर्फ़ की सी ठंडक थी। वो जब्त की आखिरी हदों पर था। आँख से एक आंसू भी नहीं टपका था, लेकिन चेहरे की लाली बता रही थी अगर आज उसका जब्त टूटा तो न जाने कितनों की जान जाएगी। गांव का एक गरीब किसान है जी, नशा करता है। नशे की हालत में ही अपने छोटे से खेत में घूम रहा था। वो ज़मीन मालिक खरीदना चाहते थे। जिन दोस्तों के साथ ज़मीन देखने गए थे उन्हें किसी से कोई ख़तरा नहीं था, इसलिए वो गार्ड भी साथ नहीं था। बस उस किसान को न जाने क्या हुआ कि एक छोटी सी बात पर अचानक भड़क उठा और उसने दरांती से सरदार पर हमला कर दिया। किसान को पकड़ लिया गया है और इस वक्त उस पर बहुत सख्त जुल्म हो रहा है। धवल राजपूत की आंखें सुर्ख होने लगीं। जल्द से जल्द पंचायत बिठाओ, मैं खून का बदला लूँगा। उसके ख़ानदान में जितने मर्द हैं सबकी जान एक कर दूँगा, तब जाकर मेरे पापा के खून का हक अदा होगा। धवल ने संजू बाबा को एकदम से आदेश दिया था। उसने बस अपने पिता की चिता को अग्नि देने तक का इंतजार किया था। हवेली में चीख पुकार और कोहराम को नज़रअंदाज करता हुआ वो सीधा पंचायत में चला गया। सुर्ख आंखों के साथ जब वो अपनी कुर्सी पर बैठा तो गार्ड्स ने पकड़े हुए संतोष को उसके कदमों में दे मारा। माफ़ कर दीजिए सरकार, न जाने मुझे क्या हो गया था। मैं पहचान ही नहीं पाया कि वो बड़े सरकार थे। पता नहीं कैसे मेरे हाथ से ये गलती हो गई। आप मेरे दोनों हाथ काट लीजिए। गरीब किसान गिड़गिड़ा रहा था। धवल ने सख्ती से अपने होंठ मींचे। हाथ नहीं काटूंगा मैं तो तेरा, बल्कि तेरे साथ पूरे ख़ानदान का। बता कौन कौन है तेरे ख़ानदान में? उन्हें यहाँ क्यों नहीं लाए? उसने अचानक गरजती आवाज़ में गार्ड से पूछा तो सारे ही नौकर घबरा गए। सरकार, इसके ख़ानदान में कोई नहीं है, बस एक जवान बेटी है, हम उसे पकड़ लाए हैं। नौकर की बात पूरी होने से पहले ही सामने खड़ी काली गाड़ी का दरवाज़ा खुला और संजू उस सफ़ेद यूनिफॉर्म में लिपटी हुई नाजुक वजूद को घसीटते हुए बाहर निकाल लाया। धवल की नज़रें उस पर जम गईं। फासला ज़्यादा था। सफ़ेद यूनिफॉर्म के ऊपर ओढ़ी गई काली चादर रास्ते में गिर गई थी। पैरों में पड़े सस्ते जूते उतर चुके थे। जब उसे धवल के कदमों में लाकर फेंका गया तो वो नंगे पाँव थी। सर के खुले बाल उसके दोनों कंधों पर फैल चुके थे, मगर आंखों में आंसुओं का नामो निशान तक नहीं था। उसने एक झटके से सिर उठाया और धवल सन रह गया। ये तो वही थी, सुनहरी आंखों वाली, दाहिने होंठ के ऊपर एक नन्हा सा तिल, हुस्न में बेमिसाल,
एक ही दिन में मेरे खानदान के दो दो नुकसान। आखिर औकात क्या है तुम लोगों की? इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई तुम लोगों में? धवल के लबों से सरसराते हुए ये शब्द निकले थे जब वो भी उसे अपने सामने देखकर एक पल को सिहर उठी थी। पापा से गलती हो गई है, आप हम पर पुलिस कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी ये पंचायत और इस पंचायत में बनाए गए आपके खुद के नियम, ये ना तो किसी कानून में आते हैं और ना ही यहाँ लिए गए फैसले इंसानी होते हैं। मैं इन फैसलों को नहीं मानती। वो एकदम उठकर खड़ी हो गई थी। ये अलग बात थी कि उसका पूरा वजूद कांप रहा था। मेरे पापा की जान इतनी सस्ती नहीं थी कि तुमने एक बार कह दिया कि तुम्हारे पापा से गलती हो गई और मैं इस बात को इतनी आसानी से जाने दूं। गलती नहीं, तुम्हारे बाप ने बहुत बड़ा पाप किया है और इस बात की सज़ा मैं खुद तुम्हारे बाप को दूंगा। वो गुस्से के मारे जोर से दहाड़ा था। अब तक उसने अपनी आंख से एक आंसू भी नहीं गिराया था, लेकिन वही जानता था कि वो अंदर से किस कदर टूट चुका था अपने बाप की चिता को अग्नि देकर। सरकार, ये संतोष की बेटी है रागिनी, कॉलेज में पढ़ती है। संजू ने आगे बढ़कर जानकारी दी। धवल के होंठों पर एक कड़वी सी मुस्कान फैल गई। तो ठीक है, अगर इसके खानदान में कोई और नहीं तो मुझे यही चाहिए। वैसे भी सुना है एक औरत कई मर्दों पर भारी होती है। जब ये मेरी कैद में पल पल तड़पेगी, रोएगी, सिसकेगी, जिंदा होते हुए भी ये मौत की भीख मांगेगी, लेकिन इसे मौत की भीख नहीं मिलेगी। और औलाद का गम माँ बाप के लिए कितना तकलीफदेह होता है ये मैं अच्छे से जान सकता हूँ। इसी तरह इसके बाप को सज़ा मिलेगी। इस बूढ़े को मारकर मुझे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। इसे जिंदा रखते हुए भी मैं इसे सज़ा देना चाहता हूँ, और वो भी मौत से बढ़कर। मुझे बनी में इसी लड़की से विवाह करना है। मैं इसे बताऊँगा कि कानून मेरी जेब में रहता है और आखिर मैं हूँ कौन। उसकी आंखों में खून उतर आया था और होठों पर जहर भरी मुस्कान तैरने लगी। सामने खड़ी रागिनी का दिल दहल गया। संतोष धवल के कदमों में गिर पड़ा, माफिया मांगने लगा। मेरी बच्ची मासूम है, इसके साथ ये जुल्म न करें। मैं हर सजा के लिए तैयार हूँ। लेकिन धवल ने संतोष की किसी भी बात पर कान न धरा। तुरंत धवल के आदेश पर एक वकील को बुला लिया गया। रागिनी को जबरदस्ती सामने पड़ी कुर्सियों में से एक पर बिठा दिया गया। वो चिल्ला रही थी, धवल को उसके अंजाम से डरा रही थी, मगर वहाँ उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। जबरदस्ती कुछ पेपर्स पर उसके हाथ से दस्तखत करवाए गए और किसी को उस पर जरा भी रहम न आया। वो अब तक मजबूत बनी हुई थी, मगर अब उसकी आंखों से दो आंसू लुढ़क गए। उसका दिल चाहा कि सिसक कर रो पड़े। आखिर इन ताकतवर लोगों के आगे हम गरीबों की क्यों नहीं चलती। मगर वो बेबस थी और इसी बेबसी के साथ उसे फिर से उठाकर काली गाड़ी में बंद कर दिया गया। पंचायत को ख़त्म करता हुआ धवल राजपूत अपनी गाड़ी की फ्रंट सीट पर आकर बैठ चुका था। दरिंदे हो तुम, जालिम और भैंसी हो, वो पिछली सीट पर बैठी चिल्ला उठी थी। दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी। बेहिस चेहरा लिए धवल राजपूत ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। हवेली के सामने गाड़ी रुकी तो रागिनी का खून सूख गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी हैसियत अब कितनी बदल चुकी है। कल तक वो एक आज़ाद लड़की थी, एक बेपरवाह सी लड़की थी। भले ही उसका बाप एक किसान था, लेकिन उसकी ज़िंदगी इतनी तंग नहीं थी जितनी इन दीवारों के अंदर अब होने वाली थी। अब वो एक बदले में आई हुई लड़की थी। उसकी अनचाही बीवी थी जिसने उसे पहली नज़र में ही नफरत से देखा था। नीचे उतरो। दरवाज़ा खोलते ही गाड़ी हवेली के अंदर ले जाते हुए धवल राजपूत ने आदेश दिया था। वो कांपते हाथों से अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरी। पता नहीं अब ये शख्स मेरे साथ क्या सलूक करेगा, उसने सोचा। लेकिन जन की आवाज़ पर उसने अचानक मुड़कर देखा। वो गाड़ी हवेली से बाहर निकाल कर ले गया था। वो वहाँ से जा चुका था। रागिनी की आंखें अब इस बात से फैल गईं, उस पर जुल्म किए बिना वो क्यों चला गया। उसको तो खुश होना चाहिए था, मगर उल्टा बेचैनी की एक नई लहर उसके वजूद में दौड़ गई। उसके कदम बेकाबू होकर दरवाजे की ओर बढ़े। भाग जाना चाहिए, उसके दिमाग में ये ख्याल आया। लेकिन दरवाजे पर खड़े गार्ड्स में से दो आगे बढ़े और दरवाज़ा बंद कर दिया। बड़ी बड़ी मूछें और हाथों में पकड़ी गन्स। उन्हें देखकर ही रागिनी को झुरझुरी सी आ गई थी। वो बेबस होती हुई वापस पलटी। हवेली सामने थी। कई औरतें आ जा रही थीं और उन्हीं में से एक थी नित्या राजपूत, जो सामने खड़ी सुर्ख आंखों से उसे घूर रही थी। तुम यहाँ कैसे? क्या कर रही हो यहाँ? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम्हारी औकात नहीं कि इस राजपूत हवेली में कदम रख सको। तुम्हारे तो कदमों की भी कोई हैसियत नहीं थी, तो फिर यहाँ क्यों आई हो? नित्या कदम कदम उसकी ओर बढ़ते हुए जैसे जहर के गोले उगल रही थी। और तभी दरवाजे के पास खड़े गार्ड ने आगे बढ़कर जैसे उसे सूचना दी। बीबी जी, यही वो लड़की है, आपके भाई ने इससे विवाह किया है।
बड़े मालिक के खून के बदले में आई है। इसी के बाप ने मारा है आपके बाबा को। मशीन की तरह जानकारी देते हुए नौकर तो पलट गया, लेकिन नित्या की आंखों से बरसते शोले जैसे लावा बन गए। वो एकदम ही आगे बढ़ी और एक जोरदार थप्पड़ रागिनी के चेहरे पर दे मारा। वो लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हटी। अच्छा तो तू है वो बदजात, क्या किया तेरे बाप ने? हाँ, तेरे बाप ने मेरे बाप को मुझसे छीन लिया ना। खून के बदले में आई है तू, तो जानती होगी बदले में लाई गई लड़कियों की क्या औकात होती है। नित्या का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। थप्पड़ मारा था ना तूने मेरे मुंह पर, ये ले। नित्या ने एक और थप्पड़ रागिनी के चेहरे पर दे मारा। वो जो पहले ही कांप रही थी, इस थप्पड़ पर लड़खड़ाकर नीचे गिरी। नित्या ने यहीं पर बस नहीं किया, वो नीचे झुककर उसके बालों से पकड़कर उसे घसीटने लगी। घसीटते हुए उसने उसे फिर से खड़ा कर दिया। मैं अब तुझे बताऊंगी कि नित्या राजपूत कौन है और इस हवेली में अब तेरे साथ कैसा सलूक होगा। तू मौत को तरसेगी, बट मौत भी तुझसे दूर रहेगी। मैं तेरी ऐसी हालत कर दूंगी कि तू आईना देखने से भी डरेगी। दोनों हाथों के नाखूनों से उसका चेहरा नोचते हुए वो गुर्रा उठी थी। रागिनी मुश्किल से अपना चेहरा ढकते हुए सिसक रही थी। नित्या का जुल्म बढ़ता जा रहा था और तभी किसी ने उसे पुकारा, रुक जाओ नित्या। वो जैसे जम सी गई थी, एक झटके से पलटी। रागिनी ने भी अपनी दोनों बाहों में चेहरा छुपा हुआ ऊपर उठाया। उसके लाल सफ़ेद चेहरे पर नाखूनों के कई घाव थे। तकलीफ से उसकी आंखों में पानी उभर आया। सामने लगभग 40 से 45 साल की एक औरत खड़ी थी। चेहरे पर सख्ती, बालों में रंग, झुर्रियाँ और ढलता हुआ शरीर, लेकिन बेहद कीमती कपड़े पहने हुए। वो एक कदम आगे बढ़ी। रागिनी को लगा शायद वही उसे नित्या के जुर्म से बचा ले। ओह, तो तू ही है वो जिसने धवल जी से विवाह किया है। उसने उसे सिर से पांव तक घूरते हुए कहा। रागिनी सिहर उठी। अचानक उसने रागिनी की ठोड़ी पकड़कर ऊपर उठाया। जवान है, खूबसूरत भी है। धवल ने तुझसे विवाह किया है तो कुछ सोच कर ही किया होगा। मेरी जगह लेना चाहती है? अचानक उस ठोड़ी पर रखा हुआ उसका हाथ गर्दन पर जा पहुंचा। रागिनी की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसकी सांसें भी रुकने लगीं। गरिमा नाम है मेरा। धवल की पत्नी सिर्फ मैं हूँ और हमेशा मैं ही रहूंगी। बदले में लाई गई लड़कियों की औकात बिस्तर नहीं, जमीन का सख्त फर्श होता है। और तेरी भी वही औकात है। कहाँ जा रही थी? अंदर धवल के कमरे में? नहीं, तेरी जगह जानवरों के साथ है। तू वहीं रहेगी और अगर धवल की तरफ नजर उठाकर भी देखा तो तेरी आंखें निकाल लूंगी। उसने उसके कान के पास मुंह लाकर बर्फीले लहजे में कहा था और रागिनी का बदन कांपने लगा। गरिमा के इशारे पर 2 नौकरानियां आगे बढ़ीं और रागिनी को पकड़ लिया। वो चिल्लाने लगी, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ भी नहीं किया। अब तक वो सब कुछ सहती आई थी, मगर अब उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वो नौकरानियां उसे घसीटते हुए ले गईं। उसकी चीखें बेमानी हो चुकी थीं। उसे ले जाकर जानवरों के चारा रखने वाले कमरे में पटक दिया गया। वो रोती चिल्लाती पलटी, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। आंसू उसके गालों पर तेजी से बहने लगे। वो सिसकती हुई जमीन पर बैठती चली गई। यहाँ कौन था जो उसकी मदद को आता? जिसके नाम पर वो यहाँ आई थी वो तो उसे दरवाजे पर ही छोड़कर जा चुका था। और यहाँ के लोग उसके साथ क्या सलूक करने वाले थे, इसका अंदाज़ा अब उसे अच्छे से हो चुका था। कोठरी की सीलन भरी दीवार से पीठ दिखाए वो रोते रोते थक गई थी, तो पता नहीं कब उसे नींद आ गई। उसे आज इस कहावत का मतलब समझ में आया कि नींद तो सूली पर भी आती है। पता नहीं कितनी देर तक सोई रही। एक खटके से दरवाज़ा खुला और अचानक आंखों पर पड़ती रोशनी से वो घबरा गई। उसने हाथों से आंखें ढकी। चल उठ महारानी, आराम करने नहीं आई है तू जो यहाँ टांगे पसार कर बैठी है। चल जाकर बर्तन धो, गरिमा बीबी का हुक्म है। तुझसे तब तक काम करवाना है जब तक तेरी हड्डियों से आवाज़ें ना आने लगे, क्योंकि तू बदले में आई हुई लड़की है। नौकरानी ने बेजान लहजे में कहा और उसका बाजू पकड़कर खींचा। वो जो अभी तक गहरी नींद में थी एकदम से घबरा गई। छोड़ो मुझे, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे वापस जाने दो। ये शब्द जैसे अब उसकी ज़बान पर रट चुके थे, लेकिन नौकरानी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उसे बाजू से खींचते हुई बाहर ले गई। शाम रात की तारीकी में बदल चुकी थी। हवेली का सन्नाटा बता रहा था कि ज़्यादातर लोग सो चुके हैं, और वाकई ऐसा ही था। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। नौकरानी उसे खींचते हुए रसोई तक ले गई। चल शुरू हो जा, आज दिन भर के इस्तेमाल किए हुए सारे बर्तन हैं, एक एक प्लेट धो और इसे चमका दे। गरिमा बीबी का हुक्म है ये। रागिनी ने अविश्वास से सामने किचन को देखा। सैकड़ों की संख्या में इस्तेमाल किए गए बर्तन पूरे किचन में फैले हुए थे। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। अपनी कम हैसियत का दर्द जागा और अब शारीरिक शोषण भी। चुपचाप सिंक के सामने खड़ी होकर वो बर्तन धोने लगी। बर्तनों का एक ढेर था।
धोते धोते उसकी कमर अकड़ गई, हाथों की उंगलियां दर्द से सुन्न होने लगीं, लेकिन काम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। नौकरानी जम्हाइयों पर जम्हाइयाँ लेते हुए आखिरकार सोने चली गई और उसकी जगह एक दूसरी नौकरानी आकर उस पर सवार हो गई। उनका काम ही रागिनी की निगरानी करना था। वो बर्तन धो धोकर थक चुकी थी। न जाने कितने घंटे बीत गए। जब नौकरानी ने उसे पोंछा पकड़ा दिया, रागिनी की आंखों में फिर से आंसू आ गए। रात के इस पहर सफाई कराने की भला क्या जरूरत थी? हवेली वालों को साफ जाहिर था कि उस पर जुल्म किया जा रहा था। चुपचाप पूरी हवेली के फर्श पर पोंछा लगाओ। पोंछा लगाते लगाते जब वो आखिरी कोने तक पहुंची तो नज़दीकी मंदिर से भोर की आरती और शंख ध्वनि सुनाई देने लगी। चल अब तू जाकर सो सकती है, और हाँ, सुबह 6 बजे से पहले उठ जाना। हवेली वालों को समय पर नाश्ता चाहिए होता है। नौकरानी मजे से कहती उसका हाथ पकड़कर फिर से जानवरों वाली कोठी की तरफ चल दी। बेबसी की तेज अनुभूति से रागिनी की आंखें नम हो गईं। आते हुए उसने घड़ी में देखा, सुबह के 5 बज रहे थे। उसे पूरी रात में सिर्फ 1 घंटा सुकून मिला था। वो वहीं कोठरी की दीवार से सिर टिकाकर बैठ गई थी। व्रत की तो बात ही छोड़ो, स्नान या संध्या बंदन करने की इजाज़त तक नहीं थी, वरना वो ध्यान ही कर लेती। ठीक 1 घंटे बाद कोठरी का दरवाज़ा खुला और नौकरानी फिर से उसे खींचते हुए बाहर ले आई। इस बार नए काम उसका इंतजार कर रहे थे। उसे जानबूझकर दिन में कई बार हवेली के फर्श पर पोंछा लगवाया जाता, जानवरों को चारा डलवाया जाता। वो जो इतने बड़े बड़े बैल और सांड देखकर डर जाती थी, अपने ऊपर जोर लगाकर ये सब करती। लेकिन हवेली वालों को तो जैसे मजा आता था उसकी बेबसी में। नित्या जब भी सामने आती उसे सर से पांव तक नापती, तंज कसती, उल्टे सीधे उसे आदेश देती। रागिनी सिर झुकाकर सब मानती तो नित्या और भी चिढ़ जाती। नित्या चली जाती तो गरिमा कमरे से बाहर निकाल आती, तीखी नज़रों से उसे घूरते हुए उससे डस्टबिन तक साफ करवाती। और जब रागिनी शांति से सब काम करती दिखती तो गरिमा के चेहरे पर जैसे सुकून आ जाता। न जाने कितने दिन बीत गए थे। रागिनी के बदन पर वही एक सफ़ेद धोती नुमा कुर्ता था जो अब मटमैला हो चुका था। बाल बिखरकर चोटी से निकलकर लटकते रहते। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे। उसने जैसे चुपचाप अपनी बेइज्जती को स्वीकार कर लिया था। उस दिन भी जब नित्या ने खाने की मेज पर गर्म रोटी देर से लाने पर सबके सामने उसे थप्पड़ मारा तो वो चुपचाप सह गई। अब वो कोठरी की दीवार से टिकी शून्य में देख रही थी कि तभी दरवाज़ा खुला। कब तक यहाँ बैठी रहोगी? क्या तुम्हारे अंदर विरोध करने की ताकत नहीं है? इस आवाज़ पर रागिनी ने चौंक कर सर उठाया। हल्की रोशनी की लकीर में उसने देखा, सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। सफ़ेद कीमती रेशमी साड़ी पहने, सिर पर ढंग से रखा पल्लू, मगर हाथ और कान गहनों से खाली। हवेली के नियम रागिनी समझ चुकी थी। उसे समझ आ गया कि ये कोई विधवा औरत है, शायद धवल राजपूत की माँ। क्या देख रही हो? सास हूँ मैं तुम्हारी, धवल की माँ। अब तक तुमसे मुलाकात नहीं हुई। पति के निधन के बाद मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, आज ही थोड़ी ठीक हुई हूँ। पंचायत में धवल ने क्या फैसला सुनाया और उसके बाद क्या क्या हुआ, मुझे सारी बात आज ही पता चली है और मैंने फ़ौरन तुमसे मिलने की इच्छा जताई। मुझे पता चला कि तुम्हारा ठिकाना ये कोठरी बना दिया गया है। तुम्हारा कमरा देखने आई थी और तुमसे मिलने भी। चलो उठो, अब जिस काम के लिए यहाँ आई हो उसे पूरा करो। उन्होंने नरम लहजे में कहा तो रागिनी हैरान होते हुए खड़ी हो गई। उसे लगा ये बूढ़ी औरत भी शायद कोई जलील करने वाला काम सौंपेगी, उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ेगी, अपने दिल की ठंडक को, अपने दिल की आग को ठंडा करेगी। आखिर को उसके पति की मौत हुई थी रागिनी के बाप के हाथों। उसे इतनी आसानी से छोड़ कैसे सकती थी? वो दुखते हुए जोड़ों के साथ उनके पीछे चल पड़ी और तब उसकी हैरानी की कोई सीमा न रही जब वो गलियारों से होती हुई एक बेहद आलीशान कमरे के सामने पहुंची। उसके कदम पल भर को रुक गए। रुक क्यों गई रागिनी? आओ। उस बूढ़ी औरत ने प्यार से रागिनी का हाथ थामा। तुम्हारा असली ठिकाना ये है, जानवरों की वो कोठरी नहीं। गरिमा से मैं खुद बात कर लूँगी कि आखिर किसकी इजाज़त से उसने तुम्हें उस कोठरी में बंद किया था। हैंडल घुमाते हुए उन्होंने दरवाज़ा खोला तो रागिनी की नज़रें अंदर तक गईं और जैसे वह हैरानी में जड़ हो गई थी। कौन सी सुविधा थी जो उस कमरे में मौजूद नहीं थी? लग्जरी फर्नीचर, ऑटोमेटिक लाइट्स और बेहद खूबसूरती से की गई सजावट। वहाँ हर चीज़ से अमीरी झलक रही थी। रागिनी ने घबराकर 2 कदम पीछे कर लिए। ये किसका कमरा है और मैं यहाँ क्यों रहूँगी? मैं तो बदले के लिए नौकरानी बनकर आई हूँ ना, उसने डरते हुए पूछा। तो अम्मा जी ने पलट कर उसे हैरानी से देखा। हाँ, बदले में इस हवेली की नौकरानी बनकर आई हो, लेकिन हो तो धवल के विवाह में ना। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, लेकिन तुम्हारा विवाह हुआ है धवल राजपूत से
और इस हैसियत से तुम इस हवेली की बहू हो। इस कमरे में जाओ, अलमारी में तुम्हारे नाप के कई कपड़े रखे हैं, कपड़े बदलो, अपना रूप संवारो। मैं वर्षों से पोते की चाह में तड़प रही हूँ। गरिमा तो बांझ है, मुझे वंश की खुशी दे ही नहीं सकती। मेरा धवल बड़ों के किए गए फैसले का बोझ ढो रहा है। क्या कमी है उसमें? अभी केवल 30 बरस का है और गरिमा 45 बरस की बांझ स्त्री, जिसे बदले में हमारे सिर मर दिया गया। धवल की बदकिस्मती कि वो बहन भी ना रही जिसके विवाह के बदले में उसने ये रिश्ता अपनाया था, और उसे संतान की खुशी भी नहीं मिली। गरिमा से तो उसका मन कभी जुड़ ही नहीं सका। यही वजह है कि वो जवानी में भी बेहद शांत और उदास रहता है। मुझे यकीन है कि तुम्हारे जैसी सुंदर पत्नी को पाकर वो फिर से जी उठेगा और तुम मुझे पोते की सौगात जरूर दोगी। अम्मा जी की आंखों में उम्मीद थी, हल्की हल्की खुशी की एक किरण जगमगा रही थी। पोते की आस में वो अपने पति की मौत का गम भी भूल चुकी थी कि उनके सामने उनके पति के कातिल की बेटी खड़ी है। रागिनी की आंखें अब इस बात से फैल गईं। पोता, मैं? उसने खुद की तरफ इशारा किया तो अम्मा जी हंस पड़ी। हाँ भाई, तुम धवल की दूसरी पत्नी हो ना? अब चलो अंदर जाओ। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे के अंदर प्रवेश कराया और वो तो जैसे स्तब्ध रह गई। अलमारी से एक शानदार सा जोड़ा निकालकर उसके हाथ में थमाते हुए अम्मा जी ने उसे बाथरूम की ओर धकेल दिया। अपना ये रूप ठीक करो, चारे की गंध आ रही है तुमसे। वो जोड़ा हाथ में लिए आईने के सामने खड़ी थी। आंखों में फिर से आंसू भर आए। न जाने अब उसके साथ क्या होने वाला था। उसे यकीन था कि ये भी हवेली वालों की कोई साजिश होगी। अब तक जो इज्जत बची थी शायद अब उसका भी उसे मोल चुकाना था। इस हवेली को बारिश देने के लिए अपनी इज्जत, अपना वजूद अब धवल राजपूत के हवाले कर देना था। जिल्लत का एक तेज एहसास उसकी आंखों में आंसू भर गया। कठोरता से अपने आंसू पोंछते हुए उसने चुपचाप खुद को किस्मत के हवाले कर दिया। वो शहर में खड़ा अपने नर्सिंग होम के निर्माण को लेकर बिल्डर को कुछ सुझाव दे रहा था जब बार बार बजते फ़ोन को देकर उसने देखा कि हवेली से अम्मा जी का कॉल आ रहा है। धवल राजपूत ने गहरी सांस ली। पिता के देहांत वाले दिन जब वो हवेली से निकला था, उसके बाद उसने दोबारा लौटने की हिम्मत नहीं की थी। हालांकि वो रोजाना ही हवेली के नौकरों से हवेली का हालचाल पूछ लिया करता था। हवेली के नौकरों से ही उसे पता चला था कि अम्मा जी की तबीयत उसके पिता के जाने के बाद काफ़ी ख़राब थी और उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी माँ के सामने जाकर खड़ा हो सके। बस अच्छे से अच्छे डॉक्टर का इंतज़ाम उसने कर दिया था अपनी माँ के इलाज के लिए। माँ का फ़ोन भी उसी दिन आज पहली बार आया था। धवल के अंदर तक सुकून उतरा था ये सोच कर कि अब उसकी माँ की तबीयत ठीक हो चुकी है। खुद को संभालने के बाद उसने फ़ोन रिसीव करते हुए कान से लगाया था। क्या तुम्हें माँ की याद नहीं आती कि हवेली इतने दिन हो गए तुम्हें छोड़े हुए? तुम्हारा बाप तो चला गया धवल, और तुम भी लौट कर नहीं आए। क्या मुझे इस बुढ़ापे में अकेले मर जाना है? अम्मा जी की आवाज़ उभरी तो वह बेचैन हो गया था। अम्मा जी, आपको पता तो है ना, मैं ज़्यादा वक्त हवेली में नहीं रह सकता, मेरे कई काम होते हैं। अभी भी एक नया अस्पताल खोलना है। और वो और कुछ कहता मगर अम्मा जी ने उसकी बात काट दी। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, शाम होने से पहले हवेली पहुँचो। उन्होंने ये कहकर फ़ोन काट दिया। धवल ने लाचारी से फ़ोन को देखा। अब उन्हें कैसे बताता कि हवेली लौटने के नाम से उसे घबराहट होती है। हवेली में तो वैसे भी उसका मन नहीं लगता था। गरिमा को अपने सामने देखता तो उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी भर जाती थी। उसका दिल घबराने लगता था और इसीलिए वो हवेली के बाहर सुकून ढूंढा करता था। लेकिन माँ की बात टालना भी मुश्किल था। बिल्डर को निर्देश देकर वो चुपचाप कार में बैठ गया। सफ़ेद शर्ट की आस्तीनें हमेशा की तरह मुड़ी हुई थीं। बेचैनी में कार चलाते हुए वो हवेली के बाहर आ पहुंचा था। हमेशा की तरह नौकरानी ने झुककर उसे प्रणाम किया। चश्मा उतार कर उसने हाथ में पकड़ा और अंदर दाखिल हुआ। आसमान का रंग बदल चुका था। रात की कालिमा फैल चुकी थी। अम्मा जी तो शायद अब तक सो चुकी होंगी। उन्हें परेशान करना उचित नहीं। घड़ी में समय देखकर धवल राजपूत ने अंदाज़ा लगाया कि वो अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अंदर जा सके। भीतर मौजूद अपनी पत्नी से आमना सामना करने से वो हमेशा से ही कतराता रहा था। गहरी सांस लेते हुए उसने लॉक खोला और अंदर प्रवेश किया और सामने का दृश्य देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। लाल रंग की पतली नाइटी में वो ड्रेसिंग टेबल के सामने रखे स्टूल पर बैठी थी। हाथों में गहरे रंग की लिपस्टिक थी जिसे वो अपने होठों पर लगा रही थी। आईने में दिखते धवल राजपूत की छवि को देखकर वो पलटी। उसके होठों पर एक बेहद आकर्षक मुस्कान थी। धवल राजपूत का अंग अंग जलने लगा था। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे सामने इस रूप में मत आया करो।
मुझे ये बेहुदा हरकतें बेहद घिनौनी लगती हैं। कम से कम अपनी उम्र का ही लिहाज कर लिया करो। धवल ने गुस्से से कहा तो सामने बैठी गरिमा जैसे भड़क उठी थी। हर बात पर उम्र का ताना मत दिया करो धवल, मैं आपकी पत्नी हूँ। अगर आपके लिए नहीं सजूंगी तो और किसके लिए ये रूप धरूंगी। वैसे भी आप तो मेरी ओर देखना भी पसंद नहीं करते। शायद मुझे इस हाल में देखकर ही एक नज़र मुझ पर डाल लो। वो धीमे धीमे चलते हुए उसके पास आई। धवल ने अंदर उठती नफरत को किसी तरह रोका। ढलका हुआ शरीर, नाटी से झांकता बोझिल सौंदर्य और भी अधिक कुरूप लग रहा था। चेहरे की झुर्रियों को मेकअप की परतों के नीचे छिपाने की कोशिश में गरिमा ने खुद पर जुल्म ही किया था। कितना समय हो गया है हमारी शादी को। मैंने माना कि मेरी और आपकी शादी परिवार वालों ने तय की थी, लेकिन तब भी आप मना तो कर ही सकते थे ना। मगर आपने सोचा कि आपकी बहन का घर बस जाएगा और उसी लालच में आपने मेरे अरमानों को कुचल दिया। शुरू के कुछ साल तो आप फिर भी मेरे पास आते थे। पति पत्नी का रिश्ता तो था सही, प्यार न सही, छूते तो थे मुझे, मेरे करीब आते थे, मुझे मेरा हक देते थे। लेकिन अब तो बीते कई सालों में आपने मुझे देखना तक छोड़ दिया है। अभी भी मेरे जज्बात मुर्दा नहीं हुए हैं। अभी भी मेरा मन मचलता है अपने पति की बाहों के सुकून के लिए। अभी भी मुझे आपकी संगत की चाह होती है। धवल, मैं बरसों की प्यासी हूँ और मेरी इस प्यास को सिर्फ तुम बुझा सकते हो। धवल, क्यों मेरे करीब नहीं आते? और आज तो आपकी नज़रों में कुछ अजीब ही नफरत है। ये कैसी नफरत है? मेरी सौतन को ले आए ना, इसीलिए। उसने गुस्से से कहा तो धवल एकदम से चौंक उठा था। सौतन? उसने बिना आवाज़ के ये शब्द दोहराए थे और अचानक ही उसे जोर का एक झटका लगा। वो तो भूल ही चुका था कि कुछ दिन पहले उसने बेगुनाह लड़की से विवाह किया था। रागिनी कहाँ है? उसने जैसे हैरानी से पूछा तो सामने खड़ी गरिमा भड़क उठी। वही है जहाँ रहने की उसकी औकात है। जानवरों से भी बदतर हाल किया है मैंने उसका। और मैं आपको साफ साफ बता दूं कि अगर आप उसके पास गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तक मैंने अपने परिवार को कुछ नहीं बताया है, लेकिन अब ये खुली दुश्मनी होगी। मैं छटांग भर की लड़की की जान ले लूँगी। वो नफरत से बोली तो धवल राजपूत को न जाने क्यों बहुत बुरा लगा। देखो, उस लड़की से दूर रहो। वो बदले में ज़रूर आई है, बट उसके फैसले मैं खुद करूँगा। धवल शायद और भी कुछ कहता, मगर तभी दरवाजे पर हुई दस्तक ने उसका ध्यान खींच लिया। गरिमा ने भी खुद को संभालते हुए पलंग पर पड़ी चादर उठाकर अपना शरीर ढका और बाथरूम में जा घुसी। धवल राजपूत खुद को संभालते हुए दरवाजे तक आया। कौन है? उसने पूछा तो बाहर से अम्मा जी की आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी। बाहर आओ धवल, मैं हूँ तुम्हारी माँ। माँ की आवाज़ सुनते ही धवल ने फौरन दरवाज़ा खोला। आप अभी तक जाग रही हैं? मुझे लगा आप सो चुकी होंगी। माँ से गले मिलते हुए उसने स्नेह भरे स्वर में कहा। अम्मा जी की आंखें भी भीग गई थीं। नहीं, मैं जाग रही थी, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। एक अमानत तुम्हारे हवाले करनी थी। उन्होंने धवल का हाथ थामा और एक ओर चलने लगी। धवल हैरान था। क्या बात कर रही हैं अम्मा जी? कैसी अमानत? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वो चिंतित हुआ। लेकिन अम्मा जी चुपचाप उसे लेकर चलती रहीं और हवेली की उस आखिरी गली में बने उस कमरे के सामने जाकर खड़ी हो गईं। ये तो मेरा पुराना बेडरूम है ना, जिसे मैं शादी से पहले इस्तेमाल करता था। यहाँ क्या है? उसने हैरत से पूछा तो अम्मा जी ने दरवाज़ा खोलते हुए उसे अंदर जाने का इशारा कर दिया। खुद ही जाकर देख लो कि अंदर क्या है, और हाँ, सुबह से पहले बाहर मत निकलना। ये तुम्हारी माँ का हुक्म है और तुम्हें इसे हर हाल में मानना पड़ेगा, वरना मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी और कभी भी तुमसे बात नहीं करूंगी। वो आश्चर्य में खड़ा था जब अम्मा जी ने फिर से उसे अंदर जाने का इशारा किया। समझी ना समझी के भाव में वो अंदर दाखिल हुआ था। अंधेरे में कोई चीज़ साफ नहीं दिख रही थी। अपने पीछे बंद होते दरवाजे की आहट पर वो पीछे पलटा, लेकिन अगले ही पल कमरे में लगी स्वचालित लाइट्स जल उठीं। धवल ने पलटकर देखा और स्तब्ध रह गया। दीवार के पास वो खड़ी थी, आंखों में फैला डर और घबराहट वो दूर से भी देख सकता था। आप यहाँ क्यों आए हैं? मुझे बाहर जाना है। भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दें, मुझे बाहर जाने दीजिए। आखिर कब तक ख़त्म होंगे आप लोगों के ये जुल्म? अपनी दौलत के नशे में आप लोग इंसानों को इंसान समझना भी छोड़ देते हैं। वो घुटी घुटी आवाज़ में बोल रही थी। अचानक ही धवल चौंक उठा था। उसके सफ़ेद चेहरे पर खरोंचों के निशान साफ दिख रहे थे। वो अनायास ही 2 कदम चलकर उसके पास आया। ये निशान कैसे हैं? निशान उसके चेहरे और गर्दन पर थे। हाथ की उंगलियों में से एक नाखून टूटा हुआ था। पैर का अंगूठा जख्मी था, जिस पर किसी पुराने कपड़े से पट्टी बांधी गई थी।
दाईं आंख के पास एक नीला दाग था। उसका जायजा लेते हुए धवल उसके बिल्कुल पास आकर खड़ा हुआ था। ये सब किसने किया है तुम्हारे साथ? लेकिन रागिनी कुछ नहीं बोली थी, बल्कि उसे 2 कदम पीछे हटकर अपने आंसू साफ करने लगी। हे भगवान! एकदम से धवल ने अपने बालों को दोनों हाथों से जकड़ लिया था और छोड़ दिया। वो उस लड़की को हवेली में छोड़कर खुद तो चला गया था, मगर ये भूल गया था कि ये वही लड़की थी जिसने नित्या को थप्पड़ मारा था। यकीनन नित्या ने उससे बदला लिया होगा। वो तो अपनी बेइज्जती किसी भी तरह भूल नहीं सकती थी, और बदले में आई इस लड़की पर जुल्म करके यकीनन उसे बहुत मजा आया होगा। धवल राजपूत का दिल बैठने लगा। वही तो था इस सब का जिम्मेदार। मेरे पास मत आइए प्लीज़, दूर रहिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। पापा से वो गलती से हुआ था। मैं उसकी सज़ा भुगत चुकी हूँ। मेरे साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया गया है। मैं वो सब सह सकती हूँ। मुझे दोबारा जानवरों वाली कोठरी में बंद कर दें। मैं सुबह से लेकर रात तक सारे काम कर लूँगी जैसे पहले कर रही थी। आधी रात तक हवेली में पोंछा भी लगाऊंगी, सारे बर्तन भी धोऊंगी, नित्या और गरिमा बीबी के पैरों की मालिश भी कर दूंगी। लेकिन प्लीज़ मेरे पास मत आइए। जो आप मुझसे चाहते हैं वो मैं नहीं कर सकती। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। वो अचानक ही सिसक कर रोने लगी थी और धवल राजपूत स्तब्ध खड़ा रह गया। वो धीरे धीरे चलते हुए उसके बेहद करीब आ चुका था, इतना कि उसकी आंखों से गिरते आंसुओं की गर्मी को वो दूर से भी महसूस करने लगा था। उसकी गर्दन के दाईं तरफ एक लाल रंग का जलने जैसा निशान था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कोई गरम गरम चीज उसकी गर्दन पर लगाई हो। अनायास ही धवल ने हाथ बढ़ाकर उस निशान को छुआ था और वो जैसे तड़प उठी थी। उसकी पीड़ा को धवल राजपूत ने अपनी उंगलियों में उतरता महसूस किया। धवल की उंगलियों का स्पर्श इतना नरम था कि रागिनी उस नरम स्पर्श में एक पल के लिए डूब गई थी। सारी नफरत झाग बनकर बैठती चली गई और अब वो तड़प तड़प कर रो पड़ी थी। धीरे से उसे अपने सीने से लगाते हुए धवल ने उसे अपनी बाहों में भर लिया था और रागिनी को ऐसा लगा जैसे वो किसी मजबूत छांव के नीचे आ गई हो। धीरे धीरे उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए धवल उसके वजूद की नाजुकी में खोने लगा था। यहाँ आने से पहले तो उसे एहसास भी नहीं था कि वो यहाँ आकर इस तरह हार जाएगा, लेकिन ये हकीकत थी कि अपने सामने खड़ी उस नाजुक सी लड़की को यूँ टूटता देखकर वो खुद भी अपनी हार स्वीकार कर चुका था। धीरे धीरे धवल अपने नरम होठों से उसके जख्मों को छूकर जैसे उन पर मरहम रख रहा था। कुछ पल के लिए धवल की छुअन से रागिनी घबराई थी, झिझकी थी, शर्माई थी, लेकिन धीरे धीरे वो भी इस स्पर्श में खोने लगी थी। और जब धवल ने उसे बाहों में लेकर बेड पर लिटाया और उसे हर पर्दे से आज़ाद किया तो वो फिर से सिसक उठी थी। प्लीज़ धवल, प्लीज़ ये सब ना करें। उसकी आंखों में एक विनती थी, लेकिन धवल अब बुरी तरह मदहोश हो चुका था। क्यों ना करूं? पत्नी हो मेरी, शादी की है तुमसे। पिछले 3 सालों से मैं गरिमा के पास नहीं गया हूं, क्योंकि जब भी उसे देखता हूं तो मुझे घिन महसूस होती है। नहीं मन करता उसके करीब जाने का। 3 सालों से इस रिश्ते के लिए तरस रहा हूं, और जब मेरे सामने मेरी जायज़ रिश्ते में बंधी पत्नी मौजूद है तो मैं अपने कदम पीछे क्यों खींचूं? और मैं तुमसे वादा करता हूँ इस रिश्ते को पूरी सच्चाई से निभाऊंगा। तुम्हें वो मान और सम्मान दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। ये कहकर धवल ने उसकी मुलायम धड़कनों से वो आखिरी पर्दा भी हटा दिया था और बेकरार होकर उसकी मुलायम धड़कनों पर झुक गया था। खुद को किस्मत के हवाले करते हुए रागिनी उन पलों में डूबने लगी थी। रागिनी को लगा था धवल ये काम भी जुनून में आकर करेगा, अपनी सारी नफरतें उस पर उंडेल देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। वो बहुत नरमी से उसे छू रहा था, कभी होंठों से तो कभी उंगलियों की सरसराहट उसके वजूद पर होती, और हर छुअन में रागिनी मदहोश होती जा रही थी। नरम होठों पर झुकता हुआ वो सब कुछ भूल चुका था। बरसों के बाद उसे ये सुकून नसीब हुआ था और उन सुकून के पलों में वो पूरी तरह से डूब जाना चाहता था। एक झटके से वो रागिनी के वजूद में उतर चुका था। एक सिसकी थी जो रागिनी के लबों से निकली थी, लेकिन धवल ने उसके होठों से वो सिसकी चुरा ली थी। पहले हल्का हल्का दर्द जो अब रागिनी को सुकून देने लगा था। आंखें बंद करते हुए वो इन खूबसूरत जादू भरे पलों में डूब चुकी थी। बाहर सारी रात खामोशी से गुजरती जा रही थी और अंदर धवल राजपूत ने जैसे अपने सारे अहंकार और घमंड की पगड़ी उतार कर रागिनी के कदमों में रख दी थी। सुबह जब रागिनी की आँख खुली तो कमरे में हल्की हल्की रोशनी दाखिल हो रही थी। अचानक ही उसने एकदम पलटकर अपनी दाईं ओर देखा। बिस्तर का वो हिस्सा खाली था जहाँ कल रात उसके बालों में हाथ फेरते हुए वो लेटा था। रागिनी का दिल धक से रह गया। धवल जा चुका था, कमरा खाली था। अपने ऊपर ओढ़े हुए कंबल को हटाते हुए वो बेख्तियार उठ बैठी
और तभी कमरे का दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर दाखिल हुआ। रागिनी ने चौंक कर सर उठाया तो वो गरिमा थी। खा जाने वाली निगाहों से उसे देखते हुए वो ठीक उसके सिर पर आकर खड़ी हो गई। ये मत समझना कि एक रात के लिए धवल को अपने पास बुलाकर तुम कामयाब हो गई हो। शक्ल से कितनी मासूम लगती हो, मगर हो पूरी मक्कार। मेरे पति को मुझसे छीनने की कोशिश भी मत करना, वरना। वैसे कहाँ गया धवल? चला गया क्या? एक रात तुम्हें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके। उसकी ज़िंदगी में तुम जैसी कम हैसियत वाली लड़की की कोई जगह नहीं है। औकात क्या है तुम्हारी? ख़ानदान क्या है तुम्हारा? धवल राजपूत तो जूता लेते वक्त भी 100 बार सोचता है, और तुम सिर्फ एक रात उसके साथ बिताकर सोच रही हो कि उसकी बीवी बन गई। तुम्हारी औकात सिर्फ एक रखेल जैसी है, बदले में आई एक लड़की जिसे बिस्तर पर रौंद कर धवल यहाँ से जा चुका है। तुम्हें कभी भी एक ख़ानदानी पत्नी होने का दर्जा नहीं मिलेगा। चलो उठो और हवेली के काम करो, सबकी जूतियाँ सीधी करो, वही तुम्हारा काम है। धवल राजपूत को अगर तुम्हें कोई दिलचस्पी होती तो यकीनन तुम्हारी हैसियत बदल सकती थी। लबों पर तंज भरी मुस्कान सजाए वो लगातार जहर उगल रही थी। रागिनी की आंखों में आंसू उतरने लगे। हुक्म सुनाकर वो पलटकर जा चुकी थी और रागिनी वहीं की वहीं बैठी रह गई। सच ही तो कहकर गई थी वो, आखिर उसकी औकात और हैसियत ही क्या थी। धवल राजपूत रात भर उस पर अपनी मोहब्बतें लुटाने के बाद सुबह होते ही कमरे से जा चुका था, और उसकी हैसियत अब फिर से वही थी, जानवरों की कोठरी में रहने वाली रागिनी। अपने आंसू पीते हुए वो उठकर खड़ी हुई। आधे घंटे बाद जब वो कमरे से बाहर निकली तो जैसे उसने खुद पर जब्त कर लिया था। उस दिन के बाद उसे दोबारा उस कमरे में जाना नसीब नहीं हुआ। सुबह से लेकर रात गए तक हवेली के काम उसके इंतजार में रहते और आखिरकार उसे उसी जानवरों वाली कोठरी में पहुंचा दिया जाता। अम्मा जान शायद दोबारा बीमार होकर बिस्तर से जा लगी थीं और धवल राजपूत उस रात से गया तो फिर लौट कर नहीं आया था। हवेली के नौकरों से ही उसने सुना था कि शहर में बन रहे अस्पताल के बिल्डर ने उसे फ़ोन करके बुलाया था। वो खामोशी से अपने सारे काम करती रहती थी और अब तो उसे किसी भी किस्म की उम्मीद ही ख़त्म हो चुकी थी। दिन गुजरते चले गए। रागिनी की रंगत में जर्दी घुलने लगी। 1.5 महीने बाद की बात थी जब वो शहर में अपना अस्पताल पूरा करके वापस हवेली लौट रहा था तो लंबी सड़क पर उसे हवेली की बूढ़ी नौकरानी धन्नो आती हुई नजर आई। वो बरसों पुरानी नौकरानी थी। धवल अपनी आदत से मजबूर होकर गाड़ी रोकता है। फ्रंट सीट पर बैठे हुए धवल राजपूत को देखते ही वो औरत दोहरी हो गई। नमस्ते साहब। उसने नमस्ते किया तो धवल ने दरवाज़ा खोल दिया। अगर हवेली जा रही हो तो बैठ जाओ अम्मा, मैं भी वहीं हवेली ही जा रहा हूँ। नौकरानी सिमट कर पिछली सीट पर बैठ गई। उसके हाथ में दवाइयों की एक छोटी सी थैली थी। किसकी दवा लेकर जा रही हो अम्मा? धवल राजपूत ने बेपरवाही से पूछा तो वो बोली, हवेली में वो जो नई लड़की आई है ना साहब जी, बड़े मालिक के खून के बदले में उसकी तबीयत पिछले कई दिन से ख़राब है। जानवरों वाले बाड़े में रहती है, इसलिए दिन रात उल्टियाँ करती रहती है। अब तो उसकी हालत बेहद ख़राब रहने लगी है। माफ़ कीजिएगा सरकार, मुझसे उसकी हालत देखी नहीं गई, इसलिए उसकी दवा लेकर जा रही हूँ, वो डरते डरते बता रही थी, जबकि आगे बैठा धवल राजपूत एकदम से सन्न रह गया था। रागिनी का चेहरा उसकी नज़रों के सामने घूम गया और बेख्तियार ही उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। गाड़ी हवेली में रुकी और वो तेज़ी से उतरकर अंदर चला गया। बेताबी से दाएं बाएं नज़र दौड़ाते हुए वो उसे ढूंढने लगा। यहाँ से जाने के बाद वो हवेली से संपर्क में नहीं रहा था, मगर उसे ये तो यकीन था कि अम्मा जान अब रागिनी का ख्याल रख लेंगी, लेकिन ये उसकी भूल थी। नौकरानी की जुबानी उसे पता चला कि उसे एक बार फिर जानवरों की कोठरी में डाल दिया गया था। धवल को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, जल्दी ही वो उसे दिखाई दे गई थी। जूस का गिलास ट्रे में रखे हुए वो तेज़ी से नित्या के कमरे में दाखिल हो रही थी। उसकी रंगत में घुली जर्दी वो दूर से ही नज़र देख सकता था। उसकी चाल में कमजोरी साफ झलक रही थी। धवल उसे पुकारते हुए तेज़ी से उसके पीछे लपका, मगर वो कमरे के अंदर ओझल हो गई थी। तेज़ी से नित्या के कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो भी अंदर दाखिल हुआ, जहाँ पर मेज़ पर वो गिलास रख रही थी। दराज से मेरे जूते निकालो और अच्छे से साफ़ करो। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी नित्या ने हुक्म दिया तो वो चुपचाप जूते निकाल कर साफ़ करने लगी। दरवाजे पर खड़ा धवल राजपूत एकदम से सन्न रह गया था। भाई आप अब आए हैं? मेरे रिश्ते वाले ड्राइंग रूम में बैठे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अम्मा कितनी बार आपको फ़ोन कर चुकी हैं, नित्या ने नाराज़गी से कहा, लेकिन उसकी निगाहें जूते साफ़ करती रागिनी पर जमी थीं। ए लड़की, ये मेरे बेड पर क्यों बैठी है? उतर नीचे और जूते साफ़ कर। इतनी बदबू आ रही है तुम्हारे अंदर से, कमरे से निकलो मेरे, नित्या ने नाक से कोड़ते हुए कहा
और तब धवल का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। ये किस तरह बात कर रही हो तुम इसके साथ, और तुम अपने जूते इससे क्यों साफ करवा रही हो? धवल ने सख्ती से पूछा। रागिनी ने सिर उठाकर एकदम से खाली सी निगाह धवल पर डाली थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, अचानक ही नौकर ने आकर दरवाजे पर दस्तक दी। मेहमान आप लोगों को बुला रहे हैं। नित्या ने बेसब्री से अपना दुपट्टा सिर पर डाला। भाई प्लीज़ आज हाँ कर दीजिएगा, मुझे वो लड़का बहुत पसंद है। मेरे ही कहने पर वो यहाँ रिश्ता लेकर आया है। बेबाकी से कहते हुए उसने आग्रह किया तो धवल ने खुद को संयत कर लिया। ये उसी की दी हुई ढील का नतीजा था। रागिनी कमरा छोड़कर जा चुकी थी। गहरी सांस लेते हुए वो खुद भी कमरे से बाहर निकल आया। फिलहाल वो कोई तमाशा नहीं चाहता था। ड्राइंग रूम में बाकी नित्या के लिए आए रिश्ते वाले उसका इंतजार कर रहे थे। पढ़ी लिखी सलीकेदार फैमिली थी। सामने खड़ी शानदार गाड़ियों से उनकी अमीरी का एहसास हो रहा था। अम्मा जान गरिमा उन लोगों के साथ बैठी रिश्ते की बातचीत कर रही थी। धवल को देखते ही उनकी आंखों में पसंदीदगी झलक उठी थी। लड़के के साथ आई औरतों ने लड़का का परिचय देना शुरू किया। धवल ने उसे हाथ मिलाया। वो शहर के एक नामी अस्पताल में बड़ा डॉक्टर था। धवल को पहली नज़र में ही वो लड़का अच्छा लगा। रिश्ते की बात बहुत अच्छे ढंग से चल रही थी, लेकिन धवल का ध्यान बार बार दरवाजे की तरफ भटक जाता, जहाँ कभी कभी रागिनी की एक हल्की सी झलक उसे दिख जाती थी। वो जैसे खुद को जबरदस्ती घसीटकर काम कर रही थी। लड़के वालों ने नित्या को बुलाने पर जोर दिया तो अम्मा जान उसे सजे धजे अंदाज में बाहर ले आईं। लड़के को देखकर वो लगातार मुस्कुरा रही थी। वे लोग बड़े सलीकेदार थे। धवल को उनकी बातचीत से ही अंदाजा हो गया था। गरिमा ने नौकरानी को इशारा किया, रागिनी से कहो चाय के साथ दूसरे पकवान लेकर जल्दी से आए। बेहद सुस्त हो गई है ये लड़की, हिलती तक नहीं। घमंड भरे अंदाज में कहते हुए गरिमा ने अपने रंगे हुए बालों में उंगलियां चलाईं। उस लड़के ने सिर उठाकर गरिमा को एक झलक देखा। धवल ने बेचैनी से करवट बदली। कंधों पर पड़ी शॉल उसे चुभने लगी थी। थोड़ी ही देर में रागिनी ट्रॉली धकेलते हुए कमरे में दाखिल हुई। सोफे पर बैठे मेहमानों के पास ट्रॉली पहुंचने से पहले ही उसका पहिया कारपेट के किनारे में उलझ गया। बस एक ही पल लगा। अपनी बिगड़ती तबीयत को नज़रअंदाज करते हुए रागिनी ने ट्रॉली को हल्का सा धक्का दिया तो कारपेट में उलझते हुए ट्रॉली दाईं तरफ लुढ़कती चली गई। बदकिस्मती से दाईं तरफ नित्या बैठी थी। एक हल्की सी चीख उसके होंठों से निकली। जाहिल लड़की, अंधी है क्या? मेरे सारे कपड़े ख़राब कर दिए। दिल करता है तेरा मुंह नोच लूँ। बदबख्त बदजात कहीं की, तेरी ये सूखे हाथ तोड़कर मैं कहीं दूर फेंक दूंगी। वो अचानक अपनी जगह से उठकर रागिनी पर झपट पड़ी। ड्राइंग रूम में बैठे सभी लोग हक्का बक्का होकर उसे देखने लगे, खासकर लड़के वाले। रागिनी घबराकर लगातार सफाई दे रही थी, मगर नित्या के पलटकर एक जोरदार थप्पड़ मारते ही वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। नित्या, ये क्या कर रही हो? दूर हटो उससे। धवल एकदम उसकी जगह से उठकर दहाड़ा, मगर नित्या का भरा हुआ हाथ काम कर चुका था। रागिनी जमीन पर गिरी और फिर उठी ही नहीं थी। उसकी चादर सिर से सरक चुकी थी। वो बेहोश हो चुकी थी। उसे जमीन से न उठता देखकर धवल एकदम घबराकर उसकी ओर लपका था, और साथ ही वो लड़का भी जो नित्या का रिश्ता लेकर आया था। इन्हें क्या हुआ? इनकी हालत देखकर लग रहा है ये काफ़ी बीमार हैं। कितनी ज़्यादा कमज़ोर हैं ये। उस लड़के के चेहरे से पेशेवराना समझदारी झलक रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर जमीन पर पड़ी रागिनी की कलाई पकड़ी और उसकी नब्ज देखने लगा, और फिर उसकी आंखें भी चेक की। कौन है ये लड़की? मुझे लगता है ये प्रेग्नेंट है, और इस हाल में इनसे इतना काम करवाना बिल्कुल ठीक नहीं है। इन्हें तो फ़ौरन आराम की ज़रूरत है। उसने खड़े होते हुए हल्की नाराज़गी से कहा, जबकि धवल तो जैसे सन रह गया। क्या रागिनी माँ बनने वाली है? अम्मा जान अचानक अपनी जगह से उठते हुए बोली, और गरिमा तो वहीं बैठी रह गई। कौन है ये लड़की? नित्या का रिश्ता लाने वाले लड़के ने एक बार फिर सवाल किया तो नफरत से नित्या ने रागिनी की तरफ देखते हुए कहा, ये हमारी नौकरानी है। इसने घर से भागकर शादी की थी और इसका पति अब भाग गया है। इसके साथ यही सलूक होना चाहिए। नफरत उसके लहजे से टपक रही थी। धवल ने खा जाने वाली नज़र नित्या पर डाली और एकदम जमीन पर झुककर दोनों बाहों में रागिनी को सावधानी से उठा लिया। ये कोई नौकरानी नहीं, बल्कि तुम्हारी भाभी है। ये मेरी पत्नी है और अब ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। जितना जुल्म इस पर तुम लोगों ने मिलकर करना था कर लिया। आज के बाद अगर रागिनी की तरफ किसी ने तिरछी नज़र भी डाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, चाहे वो तुम हो, गरिमा हो या कोई और। इस हवेली में उस शख्स के लिए कोई जगह नहीं होगी जिसने मेरी बीबी की इज्जत को ठेस पहुंचाई। चबा चबा कर मजबूत लहजे में कहते हुए उसने अपने और रागिनी के रिश्ते का पूरा हक अदा कर दिया था। सोफे पर बैठी महिलाएं हक्का बक्का रह गई थीं। क्या भाभी, घर की बहू के साथ ऐसा सलूक?
ओ मेरे भगवान, कैसे लोग हैं आप। वो अचानक अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई थी। लड़का अफसोस भरी नज़र से नित्या को देख रहा था। मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझता था नित्या, मुझे लगा था तुम एक सुलझी हुई समझदार लड़की हो, मगर तुम्हारी गिरी हुई सोच और जहनियत आज मेरे सामने उजागर हो गई है। शुक्र है भगवान का, जिसने मुझे खुदगर्ज औरत से शादी करने से बचा लिया। जो अपनी भाभी के साथ ऐसा कर सकती है, वो मेरे घर वालों के साथ क्या करेगी। एक तिरस्कार भरी नज़र नित्या पर डालता हुआ वो जाने के लिए मुड़ गया। नित्या बुरी तरह से घबरा गई थी। भगवान के लिए रुक जाओ भाई, प्लीज़ इन्हें रोकिए। अम्मा जान, प्लीज़ रोकिए इन लोगों को। वो जैसे आपे से बाहर हो गई थी। धवल को बहुत गुस्सा आया। अम्मा जान को नित्या को कमरे में ले जाने का इशारा करते हुए वो रागिनी को लेकर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। गर्मा बहन खामोश बैठी रह गई। सावधानी से उसे अपने कमरे में ले जाकर जब धवल ने उसे पलंग पर लिटाया तो उसकी आंखों में अफसोस उतर आया। ये सब उसी की वजह से हुआ था। उसने पहला फैसला ही गलत लिया था। एक बूढ़े व्यक्ति को कानूनी तौर पर सजा देने की बजाय उसने उसकी निर्दोष बेटी को अपनी कैद में ले लिया था। और उस रात उससे प्यार के दावे करने के बाद वो फिर से उससे ऐसे भूल गया जैसे वो कोई महत्वहीन चीज़ हो। रागिनी का पीला पड़ता हाथ अपने हाथ में थामकर धवल धीरे धीरे खुद से वादा कर रहा था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो रागिनी, अब की बार मैं तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। वो बेखबर थी, बाल उलझे हुए थे, आंखों के चारों ओर गहरे हल्के थे और हाथ ठंडे हो रहे थे। धवल ने जेब से मोबाइल निकालकर डॉक्टर को कॉल कर दी और कुछ ही देर में डॉक्टर उसका मुआयना कर रही थी। खून की भारी कमी है, सही खाना और आराम न मिलने के कारण इनकी ये हालत हो गई है। लगता है कि प्रेगनेंसी का दूसरा महीना चल रहा है, मगर टेस्ट के बाद ही पता चलेगा कि कितने हफ्ते हुए हैं। मगर ये तो पक्का है कि ये गर्भवती हैं। डॉक्टर ने दवाइयों की पर्ची लिखते हुए यंत्रवत निर्देश दिए थे। एक नज़र धवल पर डालते हुए डॉक्टर कमरे से बाहर निकल गई। अम्मा जान तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। तुमने सुना धवल, डॉक्टर क्या कह कर गई है? मैं दादी बनने वाली हूँ और तुम पिता बनने वाले हो। आखिर वर्षों बाद मेरी हवेली में बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। अब रागिनी ही मेरी असली बहू है, अब उसके साथ कोई जुल्म नहीं होगा। उन्होंने उंगली उठाकर अपने बेटे को चेतावनी दी। धवल के होंठों पर हल्की मुस्कान दौड़ गई। दरवाजे के बाहर खड़ी गरिमा नफरत की आग में जल उठी, मगर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। पूरा खेल उसके हाथ से निकल चुका था। चुपचाप रागिनी को अपनी सौतन की जगह पर बैठा देखना उसकी बर्दाश्त में नहीं था। चुपचाप अपने कमरे में जाते हुए उसने ठान लिया था, अब वो यहाँ नहीं रहेगी। अपना सूटकेस पैक करके जब वो कमरे से बाहर निकली तो सबसे पहले उसका सामना धवल राजपूत से हुआ था। आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी, आपकी हैसियत में कभी कोई कमी नहीं आएगी। आप मेरी पहली पत्नी हैं और इस बात से मुझे कोई इनकार नहीं है और ना ही कभी रागिनी को होगा। तो फिर आप यहाँ से यह हवेली छोड़कर आप क्यों जा रही हैं? धवल ने पूछा तो वो कड़वी मुस्कान के साथ बोली, जो चीज़ मेरी है वो या तो पूरी तरह मेरी है या फिर बिल्कुल नहीं। मुझे समझौता करना नहीं आता। एक छोटी सी लड़की को अपने बराबर खड़े देखना मेरे बस में नहीं है। और वैसे भी मैं इस हवेली के माहौल से ऊब चुकी हूँ। मेरे हिस्से की ज़मीन मेरे नाम कर दो, मैं अपने मायके जा रही हूँ। उदासीन लहजे में कहती वो धवल के बराबर से निकलती चली गई। गहरी सांस लेते हुए धवल को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कंधों से कनचाहा बोझ उतर गया हो। गरिमा के व्यवहार ने हमेशा उसे थका कर रख दिया था। उम्र में बड़ी होना एक अलग बात थी, लेकिन उसने कभी भी धवल को पति का दर्जा नहीं दिया। हमेशा उसे अपना आदेश मानने वाला गुलाम ही समझा था। यही वजह थी कि वो कभी भी धवल के दिल में उतर नहीं पाई। नित्या के चीखने की आवाज़ें उसके कमरे से बाहर तक आ रही थीं। धवल को उस पर बहुत गुस्सा आया। वो इतनी बेबाक और बदतमीज हो चुकी थी, उसे अंदाज़ा नहीं था। एक ही पल में उसके दिल से वो उतर चुकी थी। वापस अपने कमरे की ओर लौटते हुए उसने नित्या की जल्दी से शादी करने का निश्चय किया था। कमरे में दाखिल हुआ तो रागिनी बेखबर सो रही थी। धवल धीरे से उसके पास जाकर बैठ गया। शायद उसके स्पर्श की गर्माहट थी कि रागिनी ने आंखें खोल दी। धवल को अपने पास बैठा देखकर वो जैसे चौंक उठी। क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी? बस एक बार, पूरे दिल से। मैं वादा करता हूँ अब कभी तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचने दूंगा। मैं तुम्हें इस हवेली में लाया था, अब यहाँ पूरे सम्मान से तुम्हारे रहने का बंदोबस्त भी मैं ही करूँगा। किसी को तुम्हारे ऊपर उंगली उठाने की इजाज़त नहीं होगी। तुम मेरी पत्नी हो, धवल राजपूत की पत्नी। ये बात आज से सबको माननी पड़ेगी। मैंने अपने पिता की हत्या के लिए तुम्हारे पिता को माफ़ कर दिया, तो क्या तुम भी मुझे अब माफ़ कर दोगी? उसकी आंखों में आंखें डालकर वो गहराई से पूछ रहा था। रागिनी एक बार फिर हैरान रह गई थी। वो इस आदमी पर भरोसा करते करते थक चुकी थी।
मगर सच्चाई ये थी, उसका दिल बार बार उसी पर भरोसा करने को मचल उठता था। वो उसका गुनहगार तो था, मगर उसका चाहने वाला भी था, और ऐसे चाहने वाले के लिए वो 100 बार मरना मंजूर कर सकती थी। मुस्कुराते हुए उसने धीरे से अपना सिर धवल के कंधे पर रख दिया और अपने हाथों का घेरा बनाकर उसे अपने पास खींचते हुए धवल राजपूत खुलकर मुस्कुरा दिया। एक सुखमय जीवन अब उन दोनों का इंतजार कर रहा था। अगले ही हफ्ते धवल राजपूत ने पूरे गांव और परिवार को निमंत्रण भेजा था। हवेली में चहल पहल बढ़ने लगी थी। रागिनी, जो कभी हवेली के कोने में एक साया बनकर रहती थी, अब उसी हवेली की रानी बनने जा रही थी। अम्मा जान के आदेश पर उसके लिए विशेष जोड़े, गहने और श्रृंगार सामग्री मंगवाई गई थी। पूरे रीति रिवाज और हिंदू परंपराओं के अनुसार विवाह की तैयारियां शुरू हो गई थीं। रागिनी को हल्दी लगाते वक्त उसकी आंखों में नमी थी, मगर मुस्कान भी। वो अब किसी के लिए बोझ नहीं थी, बल्कि अब उसका भी एक सम्मान था, एक अपना स्थान था। धवल को जब मंडप में रागिनी पीले जोड़े में सजी दिखाई दी तो उसकी आंखें बरस पड़ीं। वो पहली बार किसी को इतना सुंदर, इतना पवित्र महसूस कर रहा था। मंगल फेरों के समय धवल ने हर वचन पूरी सच्चाई से निभाने का प्रण लिया था। सुख दुख में साथ निभाने, रागिनी को हमेशा सम्मान और प्यार देने का, और सबसे बढ़कर उसके घावों पर मरहम बनकर जीने का। अब ये रिश्ता जन्मों का है। अम्मा जान ने मंत्रोच्चार के बीच आशीर्वाद देते हुए कहा था। गांव के बुजुर्गों ने भी इस विवाह को सराहा। ये रिश्ता सिर्फ एक इंसाफ का नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। शादी की रस्में पूरी होने के बाद रात धीरे धीरे अब गहराने लगी थी। हवेली का हर कोना फूलों और दीपों से सजा था। कमरे को भी गुलाब की पंखुड़ियों, रेशमी पर्दों और धीमी रोशनी वाले दीपों से सजाया गया था। रागिनी को कमरे में बैठा दिया गया। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। हाथों में चूड़ियों की खनक थी और पायल की मधुर ध्वनि कमरे की नजाकत को बढ़ा रही थी। थोड़ी देर बाद दरवाजा धीरे से खुला। धवल राजपूत कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर एक सचाहट भी थी और सच्चा प्रेम भी। वो धीरे धीरे रागिनी के पास आया, कुछ पल तक चुप रहा और फिर धीरे से बोला, रागिनी, आज हम दोनों ने 7 वचन लिए हैं, लेकिन मैं एक वचन और देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कभी उदास नहीं होने दूंगा, कभी वो आंसू नहीं आने दूंगा जो इस हवेली में तुमने अकेले में बहाए थे। रागिनी की पलकों से एक मोती टपका और घूंघट के नीचे कहीं छुप गया। क्या मैं घूंघट हटा सकता हूँ? धवल ने इजाज़त मांगी। रागिनी ने धीमे से सिर हिलाया। जब घूंघट उठा तो उसकी आंखों में सजे संकोच, पीड़ा और प्रेम को देखकर धवल के दिल में भावनाओं का समंदर उमड़ पड़ा। तुम डर रही हो? उसने धीरे से पूछा। नहीं, बस यकीन नहीं हो रहा कि कोई मुझे सच में अपनी इज्जत समझ रहा है। रागिनी की आवाज़ भीगी हुई थी। धवल ने उसका हाथ थामा और धीरे से बोला, तुम मेरी इज्जत नहीं, मेरी पूजा हो रागिनी, और आज से मेरा जीवन सिर्फ तुम्हारा है। फिर उसने उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। वो पहला स्पर्श जिसमें न कोई हवस थी, न कोई अधिकार, सिर्फ समर्पण था। उसने धीरे से रागिनी की हथेलियों को चूमा और घावों को देखा जो अब धीरे धीरे भर रहे थे। वो उसकी मांग में सिंदूर भरते हुए बोला, तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी आधी आत्मा हो। जो दर्द तुमने सहे हैं अब वो मेरी जिम्मेदारी है। रागिनी की आंखों से बहते आंसू अब किसी दुख के नहीं थे, बल्कि खुशी के थे। वो एक सुरक्षित आंगन में आ चुकी थी। फिर धवल ने उसे अपने करीब खींच लिया, पर बिना जरा भी जल्दबाजी किए। उसका सिर अपने कंधे पर हल्के से टिका लिया। कमरे की रोशनी धीमी हो गई थी। रागिनी उसके दिल की धड़कनों को सुन सकती थी। आज तुम थक गई हो, सो जाओ, मैं यहीं बैठा हूँ। वो उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए बोला, नहीं नहीं धवल, मैं जागना चाहती हूँ तुम्हारी बाहों में। रागिनी की धीमी आवाज़ में विश्राम था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के आलिंगन में समा गए थे और समय जैसे थम सा गया था। रात भर कोई कुछ नहीं बोला, कोई शारीरिक मांग नहीं और कोई शोर नहीं, बस आत्मा एक दूसरे में समा रही थी। अगली सुबह धवल की आंखें खुली तो रागिनी अब भी उसी के सीने पर सिर रखे मुस्कुरा रही थी। क्या देख रहे हो? रागिनी ने मुस्कुराकर पूछा। अपने जीवन की सबसे सुंदर सुबह, धवल ने धीरे से जवाब दिया। खिड़की से आती हल्की किरणें उनकी नई शुरुआत का स्वागत कर रही थीं। हवेली के मंदिर में शंख बज रहा था, जैसे जीवन अब नई दिशा की ओर लेकर जाने वाला था। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ ऐसी और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ।